आजकल मंदी के चर्चे हैं हर जुबान पर। अच्छा? क्या काटेगा 18,800 खबर फैल रही। तो क्या? हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स और इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आजकल जिस तरह से बाजार गिर रहा है चारों तरफ, मुझे तो मंदी मंदी नजर आ रही है। आज मेरे को सारा दिन यही गाना दिमाग में आता रहा कि भैया मंदी के चर्चे हो रहे हैं हर जुबान पर। और क्या ये 18,800 काटेगा? आप कहेंगे भाई 18,800 ही क्यों पकड़ लिया सर आपने? भाई इसके पीछे गहरा राज है। आइए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने चार्ट के ऊपर। हम की जो गैप फिलिंग थ्योरी ये कहती है कि बाजार जो है ना, अगर गैप छोड़ता है तो 95% गैप, 90, 95, 98 जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है इंडेक्स लेवल पे जरूर फिल करता है। बाजार ने यहाँ 3 गैप छोड़े थे देखिए, हालांकि अभी तक साला एक भी गैप फिल नहीं हुआ है। ये वाली कैंडल ने थोड़ा सा इस गैप को फिल करने की कोशिश की थी, और ये तीसरा गैप आप देखेंगे 18,800 से ऊपर है। यानी बाजार 18,800 के लपेटे में अगर आ जाएगा तो ये तीनों गैप फिल हो जाएंगे। और उसके बाद अगर बाजार ऊपर की तरफ चढ़ता है तो एक मजबूती के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक विश्वास के साथ चलेगा 21,000 के तरफ। तब तक खतरे का जो चिन्ह है बना हुआ है। देखिए अब आप देखिए जो अपनी कैंडल है लोअर पार्ट ऑफ बोलिंजर बैंड में कब से चल रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कैंडल, लगभग 2 हफ्ता हो गया है कैंडल को जो है बेयरिश फेज के अंदर आए हुए। मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, लोगों का अपना अपना विचार है, मैं बोलिंजर बैंड के 2 पार्ट कहता हूँ, अपर पार्ट, लोअर पार्ट। अपर पार्ट को मैं बुलिश पार्ट कहता हूँ, लोअर पार्ट को मैं बेयरिश पार्ट कहता हूँ। मेरी ये फीलिंग है जब तक कैंडलें अपर पार्ट में बनती रहती हैं, ऊपर पिक पे टच करती है, फिर मिडल बोलिंजर बैंड पे आके ऊपर जाती रहती है, आती रहती है, तब तक मैं कॉन्फिडेंट रहता हूँ कि बाजार बुल फेज में। जब डिसिसिवली लोअर पार्ट में यही रिएक्शन चलता है कि लोअर पार्ट का लोअर एंड टच करके फिर मिडल बोलिंजर बैंड के पास आती है, फिर नीचे आ जाती है लोअर एंड तक, फिर ऐसे चलती रहती है, तो मुझे लगता है बाजार बेयरिश फेज में आ गया। वैसा देखो इसमें बना भी है, ये वाली कैंडल ऑलमोस्ट लोअर बोलिंजर बैंड के पास आई थी देखिए आप, और उसके बाद ये वाली कैंडल मिडल बोलिंजर बैंड के पास आई, फिर अब कैंडल लोअर बोलिंजर बैंड के पास आ गई। तो कहीं ना कहीं बाजार में जो एक तेजी का माहौल बना था, एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ था, जिसने हमें 20,000 के आसपास के दर्शन करा दिए थे। 2 पॉइंट छोटा था तो 20,000 ही मानोगे, 19,998 शायद पीक बनाया था, तो 20,000 ही मान के चलो। उसके बाद बाजार जो है बेचारा संभल नहीं पाया। उसके बाद जो है बाजार जो है अब लोअर बोलिंजर बैंड के अंदर रोटेट कर रहा है, जिससे ऐसा फील होता है कि बाजार में जो है बुलिश फेज जो है बाजार का, शॉर्ट पीरियड वाला या मीडियम पीरियड वाला खत्म हो गया। अब हम बेरिश फेज में आ गए, जो अब इस महीने तो अगस्त के चल सकता है। 4 महीने लगभग मेरा ख्याल रहे थे जब हम बाजार ऊपर की तरफ बढ़कर बंद हुआ था। तो अब मुझे लगता है कम से कम 1-1.5 महीने का पॉज तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 3 गैप थे जिनकी मैं चर्चा नहीं कर रहा था काफ़ी समय से, अब वो चर्चा के लायक फिर से आ गए। तो भाई अभी तो एक भी गैप फिल नहीं हुआ है, तो यहीं से बाजार अगर ऊपर चला जाएगा तो MKJ गैप फिलिंग 3 धाराशायी हो जाएगी, औंधे मुंह गिरेगी, नाक कट जाएगी थोड़े दिनों के लिए, तो जब तक ये गैप फिल नहीं होती। पर अब देखो बाजार में ना ये सब थियरियाँ क्या होती है, हमें आइडिया देती है, एक हमें विचार बनाने के लिए मदद करती है। जैसे मेरा विचार जब आपने देखा था, लगातार मैं कह रहा था काफ़ी दिनों से, मुझे हो गए मेरे ख्याल 10-11 दिन हो गए कहते हुए, लगातार 10 नहीं तो 8-9 दिन तो हो ही गए, ज़्यादा ही हो गए। मैं कहता था बाजार थोड़ा सा, जब यहाँ पर आ गया था तभी मैंने कहना शुरू कर दिया, बाजार थोड़ा सा अब डाउट हो गया, पर इतनी चिंता की बात नहीं है। मैं ये कह रहा था, लेकिन जब कट गया था ये वाला कैंडल बना था, ये बना था, मैंने कहा अब चिंता तो भयंकर हो गई, और तब से देखेंगे लगातार बाजार संभल नहीं पा रहा है। तो अब यही सब थ्योरी का फ़ायदा होता है। अब आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मैंने अपनी सारी अगस्त की पोजीशनें काट ली, सिर्फ एक बजाज फाइनेंस नहीं काट पाया, वो भी मेरी अपनी पर्सनल रीज़न होगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस में उठाया नहीं था, तो मेरे दिमाग में कहीं बैक एंड पे ना चलता रहता है, ले लाएंगे। मेरे को था 7,000 रुपये ले लूँगा, अब सारा 7,000 के नीचे आ गए, ले ले वाली बात हो गई। तो अब कहीं 6,500 गया तो बड़ा दुख होगा कि महंगे रेट पे एक लॉट उठाना पड़ा। पर ठीक है यार, बड़ा अच्छा लग रहा है। बजाज फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में भी नहीं है, तो बजाज ग्रुप वाले नाराज़ भी हैं मेरे से, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने सिर्फ बजाज फिनसर्व लिया है 2 लॉट, ना बजाज मैंने फाइनेंस जंग से लिया, ना बजाज ऑटो लिया। पहले बजाज ऑटो में मेरी 2 पुट इन द मनी हो गई थी, मैंने डिलीवरी नहीं उठाई थी। बजाज फाइनेंस की मेरी 2 पुट इन द मनी हो गई थी, मैंने पूरी डिलीवरी उठाई थी। तो मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस वाले, बजाज ग्रुप जो है काफ़ी नाराज़ है कि साला ये उठाता नहीं, इसलिए वो भाग जाता है। तो अब मैंने मतलब मन बना लिया है कि बजाज ग्रुप की जो भी पुट्टे होंगी मेरी इन द मनी, उसकी मैं पूरी
पूरी की पूरी डिलीवरी उठाऊंगा। देखो मैं किसी को नाराज़ नहीं करना चाहता, ऐसे यार हम शेयर बाज़ार में काम करते हैं तो शेयर बाज़ार की दिग्गज कंपनियों के साथ हमें भाईचारा प्यार निभा बना के रखना चाहिए। किसी का दिल तोड़ा कोई अच्छी बात है। एक तरफ वेदांता के देखो साले 7-7 8-8 लॉट ले रखे हैं, जी के 10-10 लॉट रखे हैं, टाटा मोटर तो 11वें लॉट भी होने वाला है पूरा, टाटा पावर, मतलब फील तो देखो होता है ना। मैं भी किसी की जगहों में महसूस करूँगा टाटा पावर के ले रहे हो, रिलायंस के ले रहे हो, बजाज के ले रहे हो, तो बजाज ग्रुप पे पूरा विचार बन गया है। आपका क्या विचार है? आप अपने विचार कमेंट में लिखिए, कौन सा ग्रुप आपके हाथ से छूट रहा है। आप भी मुझे बताइए, मेरे हाथ से कोई और चीज़ छूट गई हो तो हम उसको भी फिर अच्छे अपनी पोजीशन में लेंगे। तो ये बड़ा अच्छा टूल होता है मेरा FNO की, जो मैं आपको वीडियोज़ के द्वारा, इलस्ट्रेशन के द्वारा समझाता हूँ। ये मेरे लिए टूल है जिसके द्वारा मैं अपनी पसंदीदा कंपनियों के शेयर एक्यूमुलेट कर लेता हूँ खूब सारे, और शांति से इकट्ठे करता रहता हूँ, फिर अच्छे मौके पर उनकी कॉलेज बेचता हूँ। अब टाटा मोटर में देखो, मैं इस पर कॉलों में सारी मेरी पहले सारी कॉलिंग बनी हुई थी। अब क्यों मैंने 4 कॉलों को मैंने OTM और स्क्वायर ऑफ करके अच्छा मुनाफा कमाया। अब 2 कॉलेज सिर्फ बेच रखी है। मैं सोच रहा हूँ टाटा मोटर भाग जाए, बड़ी 650 पौने 700 आ जाए तो ऊँची की कॉलेज बेचूँ। तो ये अपनी रणनीति होती है, अपनी स्ट्रैटेजी होती है जो हमें मदद करती है अब शेयर बाज़ार में टिके रहने में, मुनाफा कमाने में। शेयर बाज़ार में ना विशफुल थिंकिंग जो है मरवाती है। आज का मेरा गुड मॉर्निंग पोस्ट देखना, मैंने उसमें समझाया विशफुल थिंकिंग मरवाती है। अब मैं जब बाजार भाग रहा था, मैं चाहता था विशफुल थिंकिंग कर सकता था कि MKJ गैप फिलिंग थ्योरी के हिसाब से 3 गैप अभी फिल होनी चाहिए। मैं तब भी कह रहा था यार पता नहीं चलता था गैप फिल ना हो, अभी तो बाजार बुल मोड में, बुल फेज में। यहाँ तक कि कैंडलों तक मैं कहता था कोई चिंता की बात नहीं। एक तो मैंने इस कैंडल पे कहा था यार बेरिश एंगल्फिंग कैंडल जो चिंता दिखा रही है, तब भी मैं कहता कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। और यहाँ तक बाजार फिर चला गया था। उसके बाद जब ये 2 कैंडलें बनी थी तब मेरी घंटी बजी थी, और उसके बाद मैंने कहा था यार बड़ी चिंता का विषय शुरू हो गया और बाजार उसके बाद जो है संभल नहीं पा रहा है। अब तो बाजार ने वैसे एक डेफिनेट अनाउंसमेंट कर दी है कि वो 18,800 का लेवल काटेगा। ऐसा मैं नहीं, चार्ट कह रहा है, और ये गलत भी हो सकता है क्योंकि हम तो यार कोशिश ही कर सकते हैं। पर इस वक्त मुझे लग रहा है, लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, ऐसा मुझे लग रहा है चार्ट देखकर, मेरी ओपिनियन नहीं, चार्ट चीख कर चिंगाड़ रहा है कि साले गधे समझ ले अब मैंने 18,800 काटना है। अब जो निवेशक नहीं समझेगा उसको कह रहा है बुद्धू है, बेवकूफ़ है, तो गधा है। अब हम मान रहे हैं अभी कट सकता है, हम ये नहीं माने काटेगा, कट सकता है यार, हालात तो ज़रा गंभीर है। 18,800 कट सकता है, फिर 18,800 कटेगा तो फिर हमें 18,500 भी नजर आएगा। 18,500 गलती से कट गया, फिर हम कहेंगे 18 भी कटेगा। भाई हम तो ट्रेंड के साथ चलते हैं, ट्रेंड को पकड़ के चलते हैं। तो जब 20,000 पहुंचा तो हमें काफ़ी विश्वास था कि अब ये 21 भी काटेगा, पर बाजार ने कहा रुक जा ओ बढ़ने वाले रुक जा, 21 अभी नहीं हमने काटना, पहले 18,800 काटेंगे, बाद में सोचेंगे जाना कहाँ जी। तो ये बाद में सोचेंगे, कहते कहाँ जाएंगे, अभी तो कहता रुक जा, तो रुक गया। उसके तो बाजार हमें लग रहा था साला अब ये है कि अब थोड़ा विचार पोस्टपोन हो गया। अब लग रहा है दिवाली कब की है जी सर? 12 नवंबर। अब लग रहा है दिवाली के आसपास 21,000 का नंबर आ सकता है, उससे पहले तो अभी तो मुश्किल लग रहा है। दिवाली पे ही दिवाली मनाई जाएगी ऐसा अभी तो लग रहा है चार्ट वाट को देखकर। अभी अगस्त का महीना थोड़ा मुझे लगता है अच्छा भी। तो कहाँ पहुँच गया था RSI देखो 80 पे, कितना घूम रहा था, 80 से आधा और दिखा रहा है 44.27। और निफ्टी बैंक की तो लंका लगा दी, लुंगी पुंगी सब खोल दी है साला। HDFC बैंक 1700 पे इतना स्ट्रॉन्ग लग रहा था कि 18-19 हज़ार जाएगा। साले की पुटिंदा बनी हो, इसकी डिलीवरी उठानी पड़ रही है। अब किसी तरह से मैं सोच रहा था 1800 की कॉल बेच दूँ, साला प्रीमियम कम है, मैं बेची नहीं। मैं साला थोड़ा 50 रुपये मैं सोच रहा हूँ इधर मिडिल बोलिंजर बैंड के आसपास आ जाए बड़ी बाजार निफ्टी बैंक वाला, तो मैं 18,000 की एक कॉल बेचने का विचार बनाए बैठा हूँ। 1800 की वो, उसमें क्या कम से कम कुछ प्रीमियम अच्छा मिलेगा। वो OTM हो जाएगी तो क्या होगा कि कॉस्ट रिकवर हो जाएगी। अगर ITM होगी तो बहुत बढ़िया बिक जाएगा शेयर, मजा आ जाएगा। तो अब भैया अपने तो सच्चे मन से काम कर रहे हैं कि कोई दिखावा तो है नहीं। तो ये थी सारी कहानी। अब आप भी अपना विश्वास, अपना भजन, अपना दिमाग, अपनी दिल की इच्छा कमेंट में लिखो। अबे क्या लग रहा है 18,800 काटेगा, फटाफट बताओ कमेंट में। चुपचाप वीडियो देखते रहते हो, अपनी राय भी सामने रखा करो। अब आगे बढ़ने से पहले बच्चे कहेंगे सर बहुत हो गया, पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बताओ। अभी तो आपने इतने अच्छे अच्छे शेयर बता दिए थे और क्या क्या खरीदते रहते हो, अच्छा मुनाफा भी हो रहा था। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बातें बता दो कि भाई 18,800 की क्या प्रोबेबिलिटी है, हमको लगेगी ये कटेगी कि नहीं कटेगी। तो भैया अब जो है जब बाजार गिरते हैं ना कभी मैं खुश हो जाता हूँ, मुझे लगता है कोई अच्छा माल सस्ते रेट में मिल जाएगा। हालांकि पैसे नहीं है जेब में, कहते ना पास में आने नहीं अम्मा चली बुनाने
पैसे हैं नहीं तो प्रभु करेगा कुछ, प्रभु की लीला है। देखो आज वैसे अमेरिका की बात करूँ, यूएस की, दो इंडेक्स जो डाउ जोन्स और S&P 500 हल्के फुल्के हरियाली में, उसके मुकाबले नैस्डैक और S&P 500 हल्के फुल्के से ज़्यादा लाली में। आपका कनाडा हल्का फुल्का, ब्राज़ील हल्का फुल्का हरियाली में, और अमेरिका यूरोप की तो लगी पड़ी है लंका। ऐसे लग रहा है यूरोपियों को जाके सबने मारा है कि साले मार मार के तुम्हें ठंडा कर देंगे। और जब सारा यूरोप मरा होता है, बुरी तरह से गिरा होता है, एक 1-1.25% की गिरावट हो रही होती है, तब मैं जब रशिया को देखता हूँ वो हल्की फुल्की से थोड़ी ज़्यादा हरियाली में होता है, मैं कहता हूँ ये साला बड़ा उल्टा चलता है। आज भी वही हाल है, जहाँ एक तरफ आप देखिए भाई साहब स्टॉकहोम 1.25% गिरा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड 1% गिरा हुआ है, मिलन 1% गिरा हुआ है, पेरिस 1% गिरा हुआ है, जर्मनी और लंदन 0.25% से थोड़ा कम गिरे पड़े हैं, मद्रिद का भी यही हाल है, वहाँ आपका मोएक्स हरियाली में है। और अगर हम बात करें एशियाई बाजारों की, तो चाइना के गुंडे चारों तरफ फैले हुए हैं, हरियाली में हरियाली बना रहे हैं, उसके अलावा सारे बाजार गिरे हुए हैं, केवल चाइना के इंडेक्स हरियाली बना रहे हैं, हल्की फुल्की सही, पर तीनों के तीनों इंडेक्स हरे 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 है। और वहीं आपका जापान, ऑस्ट्रेलिया, कॉस्पी मतलब सियोल, हांगकांग, ताइवान अपनी बैंड और कपड़े फटवारे। ताइवान तो खैर बंद था, ये ताइवान सारा बंद ही रहता है ज़्यादा टाइम में, कि छुट्टियों वाला देश है ये। चलो ये तो थी कहानी। अब अगर मैं बात करूँ ना अपने निफ्टी गिफ्टी की, कि भाई निफ्टी गिफ्टी अपनी क्लोजिंग के मुकाबले कहाँ ट्रेड कर रहा है, थोड़ा आइडिया दे दो सर। हमारे बाजार बंदे 19,365 पे, और निफ्टी 50 उससे भी नीचे 19,342 पर ट्रेड कर रहा है डार्लिंग। यानी बहुत बाजार जो मूड है बाजार का बड़ा गंदा और ख़राब है, और ये हमें दिख रहा है किससे, मार्केट मूड के इंडेक्स से। मार्केट मूड इतना नीचे मेरे को तो याद नहीं मैंने कभी देखा हो, 12.62 का। बाज़ार में एक्सट्रीम फियर फैल गया है, चारों तरफ फियर की रेखा चारों तरफ दौड़ रही है, फियर फियर फियर, तीन ही बातें बाज़ार में अब नज़र आ रही हैं। आप देखिए कितना ज़्यादा फियर बाज़ार के अंदर है। और आप अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स देखेंगे सारे साले नेगेटिव साइड पे हैं। हालांकि आज ये भी थोड़ा सा नेगेटिव कम हुआ है, छोटा टिक छोटा टिक छोटा टिक, और ये थोड़ा गंदा हो गया है 4.2। इन्फ्लेशन के डेटा गंदे आए हैं, बात करो अमेरिका की, बात करो भारतीय बाजारों की, सब जगह गंदे आए हैं। और हमारे RBI के गवर्नर जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी लाए थे उसमें भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें हमें नहीं बताई। अब बात करते हैं FIs की। FIs ने जो कल खरीदारी की थी, मुझे लगता है वो धोखा था, वो खरीदारी नहीं धोखा था। कल बहुत सारी ब्लॉक डील हुई थी, हालांकि ब्लॉक डील का बाइफरकेशन मिल नहीं पाता है। तो ये जो नेट खरीदारी निकल के आई है ना, हो सकता है बहुत बड़ी संभावना ये है कि FIs ने कल बहुत बड़ी बिकवाली की है। देखो 20,333 करोड़ की बिकवाली कर डाली अगेंस्ट वो ब्लॉक डील में खरीदारियां कर ली। जैसे वो गंगवाल साहब हैं, उन्होंने अपने शेयर बेच दिए एयरलाइन वाले, तो इस तरह से कई सारी ब्लॉक डील हुई है कल। तो जिसके चलते मुझे लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने वहाँ ब्लॉक डील में माल खरीदा, अब ब्लॉक डील का माल भी मर्ज हुआ, इसलिए कल एक हरियाली नज़र आ गई थी और हम बड़े खुश हो रहे थे कि मज़ा आ गया डार्लिंग, मज़ा आ गया। लेकिन मुझे लगता है वो जो गड़बड़ कुछ और था, क्योंकि आज भी वही ट्रेंड जारी है। और आज दुख की बात यह है कि दोनों भाई मिल गए हैं, FIs और DIs दोनों ने बिकवाली करी, 1824 करोड़ की बड़ी बिकवाली है। तो ये जो संकेत हैं, इस वक्त दोनों भाई बेच रहे हैं, तो कहीं कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और देखो आज मैं भी खरीद नहीं पाया, एक भी शेयर मैंने आज नहीं खरीदा। कोई कैश एंड कैरी में मैंने एक खरीदा है, मैडम इशारा कर रही हैं, खरीदा है बजाज फाइनेंस, थोड़ा सा खरीदा था। अब बजाज फाइनेंस तो खरीद ले भाई, खरीद लेते, बस वही नहीं था, कर दे बजाज ग्रुप को खुश। वो साले तेरी दो पुट्टे भी तो इतना मनी हो गई है, वो भी तो डिलीवरी उठाएगा। चलो अच्छा यार, इस बहाने बजाज फाइनेंस आएगा। अच्छा ये वाला डेटा अवेलेबल नहीं, अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे मैडम। और हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से ज्वाइन करिए। ढेरों फेक चैनल है, केवल एकमात्र हमारा चैनल टेलीग्राम, पूरे टेलीग्राम में इकलौता है जो एजुकेशनल बातें देता है। बाजार सुबह में खास इन्फॉर्मेशन, तो होता है कि आप इन्फॉर्मेशन के लिए इधर उधर भटकते रहते हो, मैं सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह ला के पटक देता हूँ, तो आपको भटकना नहीं पड़ता है। आप सारी इन्फॉर्मेशन एक कैप्सूल की तरह आपको एक जगह मिल जाती है, कैप्सूल डाला, दवाई अंदर, मस्ती बाहर, तो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। उससे मैं भी अपना आइडिया बना लेता हूँ कि आज बाजार में क्या करूँगा। आज निफ्टी 50 सारा दिन गिरावट के मूड में था,
कल बंद हुआ 19,465 पर, आज गैप डाउन ओपनिंग करी हल्की सी, उसके बाद भागने की कोशिश करी पर पिछले क्लोजिंग को भी नहीं काट पाया, और उसके बाद साला बेशर्मों की तरह गिरता रहा, जैसे होता है ना बेशर्म होते हैं। 19,326 का बॉटम बना के थोड़ा खड़ा हुआ, फिर लड़खड़ा के गिर गया। अल्टीमेटली दिन डेज क्लोजिंग के आसपास 19,365 पर बंद हुआ, 100 पॉइंट गिर के 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। अदानी पोर्ट, ये अदानी ग्रुप फिर भाग गया। आज अदानी पोर्ट सबसे ज़्यादा चढ़ा हुआ था। इस अदानी ग्रुप में मैं तो हाथ डाल ही नहीं रहा, साले का पता नहीं कर क्या रहा है। हर दूसरे दिन देखो, जब ऑडिटर रिजाइन कर रहा है, वहाँ हिंडलबर्ग उल्टी सीधी बातें कह रहा है, तो विदाउट फायर देर इज़ नो स्मोक। तो मुझे लग रहा है फायर तो है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये है ना, फायर बुझेगी या साली और भड़क जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आज बाकी टाइटन कंपनी, अदानी एंटरप्राइज, बजाज ऑटो, SBI, हिंडाल्को और HDFC लाइफ जो है बड़े हुए थे। गिरने वालों में ITC है। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ, उड़ना मैं जो भूला, गिर गया। साला ITC भागे जा रहा था, गिर गया। पहले मैंने 450 की पुट बेची थी, किसी तरह से उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया प्रॉफिट में। अब 440 की बेच रखी थी, अब ये 441 आ गया, लुट गया ITC। वैसे ITC के मैंने शेयर बेचे थे अराउंड 420 पे, तो अब 435 पे वापस आ जाएंगे। अब ये अच्छी बात है बुरी बात है क्या कहूँ, 15 रुपये ऊपर ही वापस आएंगे। पर ठीक है डार्लिंग, आ जाएंगे तो क्या है, खरीद के फिर बेचेंगे इसी कॉल को, अच्छा ही होगा, मैं मान के चलता हूँ। LNT माइंट्री मेरे पास पड़ा है, बहुत अच्छा भागा था कल, आज फिर सड्डी हो गया। पावर ग्रिड, डिविज लैब, रिलायंस, लार्सन, नेस्ले सब गिरे थे। रिलायंस की मैं इच्छा कर रहा हूँ, मेरे दिल की इच्छा है, आ जा रे 2300 आ जाए एक बारी, तो फिर इसको खरीदें। अब 2538 पे खरीदने का मन नहीं कर रहा भाई साहब, डर लग रहा है कि बहुत ऊंचा है। हालांकि इसके भी 4.5 पौने 5 लॉट जो हैं छाती से लगा के रखे हुए हैं। एक पुट बेच रखी है 2300 की, जो प्रॉफिट में लगातार चल रही है। गिर ही नहीं रहा यार, गिर जाए हम तो कहते हैं सारी ITM हो जाए, एक डिलीवरी उठा लेंगे, ओखे सोखे, पंजाबी में कहते हैं ना, ओखे सोखे उठा लांगे जी डिलीवरी, एक लॉट उठा लांगे, की करांगे, उठा लांगे इससे। पर आए तो सही साला। अब देखो वैसे इस बार आ सकता है कि जिस तरह से बाजार गिर रहा है, मामला ख़राब हो रहा है। इवन चार्ट आपको समझा ही दिया है। पर अभी भी ना एक सिल्वर लाइनिंग ये है कि इस दौरान ना 40 के नीचे हमारा RSI निफ्टी 50 का गया नहीं। देखो मैं आपको पॉजिटिव बातें भी बताया था। ये शेयर बाजार में आप सोचते हो ना, अगर आप मेरी वीडियो ये देख के सोचते हो कि आप परफेक्ट मूवमेंट पता लगा लोगे या सर को परफेक्ट मूवमेंट पता चल जाएगी, नहीं, सर प्रोबेबिलिटी असाइन करके अपने सौदे करते हैं। प्रोबेबिलिटी होगी नेगेटिव तो सौदे काटना शुरू कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी होगी पॉजिटिव पुट्टे बेचना शुरू कर देते हैं। तो मैं उस तरह से काम करता हूँ। तो अब अभी पॉजिटिव साइड एक ही, इसलिए सारी पुट्टे मैंने काट भी नहीं दी लॉस में, क्यों काट पुट के एक तरफ कर दी, क्योंकि जैसे बजाज फाइनेंस में होल्ड करे बैठा हूँ, क्योंकि अभी ना 40 के नीचे नहीं आया। जब ये 40 के नीचे RSI आ जाएगा, जैसे निफ्टी बैंक आ गए, तब खतरे की घंटी का ना जोर जोर से बजने चाहिए, टन 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 ऐसे घंटियाँ बजती है। तब की तब देखेंगे। अब नया हफ्ता शुरू रहा, आज तो पता है एक्सपायरी थी, आज जैसे भी कल असली माहौल पता चलेगा। आज तो थोड़ा सा भागम भाग थी। 19,300 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाई है, 19,400 पे कॉल का है, और मैक्सिमम पेन भी 19,400 पे। तो बेयरिश ट्रेंड तो साफ नज़र आ रहा है। मंथली वाला देखो कितना बड़ा चेंज आया। मंथली वाला 19,000 पे पुट राइटर तो बैठे हैं हाईएस्ट पोजीशन बनाकर, पर कॉल राइटर्स जो हैं अब जो हैं 19,500 पे मैक्सिमम पोजीशन बना के बैठ गए। उन्होंने 19,500 ऑनवर्ड सब जगह अपनी पोजीशनें बढ़ा ली हैं। इवन 19,000 पे भी बढ़ाई है, 18,800 भी बढ़ाई है। तो इसका मतलब कॉल राइटर्स कहीं ना कहीं अब काफ़ी बेरिश हो चुके हैं, तभी वो नीचे के लेवल से कॉल राइटिंग कर रहे हैं। पुट राइटर्स जो है वो भी 19,600 ऑनवर्ड तो वो घटा ही रहे हैं। हल्की सी इसमें बड़ी है, बड़ी दूर की, इसको छोड़ दो। और पर 19,500 पे इन्होंने भी बढ़ाई है। अभी इतना पुट राइटर इतना घबराया नहीं, पर कॉल राइटर्स जो हैं जिसके अब ये मंथ की शुरुआत थोड़े से हल्के लेवल पे स्टार्ट हुई है, 0.8 वीक की शुरुआत, तो बाजार बढ़ भी सकता है। मंथ तो अभी भी ठीक है, देखिए कभी भी मंथली PCR 1 के नीचे नहीं आया, तो अभी मंथली PCR तो ठीक है। निफ्टी बैंक, कल तक लोग कहते हैं निफ्टी बैंक ज़्यादा मरा हुआ है, ज़्यादा मरा हुआ है। आज देखो निफ्टी बैंक पहले तो हरियाली में ट्रेड करता रहा सारा दिन, बाद में इसको गिराया। कल बंद हुआ था 13,946 पर, आज 43,946 पर, आज खुलता है 43,897। फिर देखिए भाग खड़ा होता है यहाँ पर इस फेज में, और एक बड़ा पीक बनाता है 44,000 के पार, हरियाली में घूमता रहता है। इस दौरान लोगों को लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, 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 पता नहीं क्या हो गया। फिर साले को पता नहीं क्या कीड़ा काटता है, क्या होता है, नीचे गिर जाता है। 43,745 का बॉटम बनाता है। ये कौन सा कीड़ा काटा, झटके से खट से नीचे गिरा जाए।
बेहोश हो गया जैसे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, अल्टीमेटली 43,891 यानी 43,900 के नीचे क्लोजिंग देता है, जो अपने आप में अच्छी बात नहीं है। 55 पॉइंट गिरता है, 0.13% की गिरावट दिखाता है। तो अब यानी बाजार जो है नई नई दिशाओं में जा रहा है। अब जहाँ एक तरफ बंधन बैंक भाई साहब भाग गया, मैं इसकी पुट स्क्वेयर ऑफ कर दी बड़े दिल से, क्योंकि मैंने इसकी 2 पुट्टे भेज रखी थी। मैंने कहा मनोज 1 से निकल जाए, 2 जाता है, पता नहीं साला 200 आ गया तो फिर डिलीवरी उठानी पड़ेगी। हालांकि मैं रेडी हूँ डिलीवरी उठाने के लिए, पर मैंने कहा 2 लॉट ज़्यादा हो जाएगी। मैंने बड़ा दिल कड़ा करके 1 लॉट को स्क्वेयर ऑफ किया, साला उसके बाद और गिर गया, पुट का प्रीमियम मतलब शेयर बढ़ गया। अब पता चलता है कुछ। अब मुझे बंधन बैंक वैसे तो स्ट्रॉन्ग ही लग रहा था, मैंने 2 पुट्टे बेच रखी थी, इसकी हर पुट में मैंने मुनाफा भी कमाया। पर अब क्या करें, अब बंधन बैंक जो आज बढ़िया था, अच्छा है, अब फिर गिरेगा तो एक पुट देखेंगे और बेचेंगे इसको। पीएनबी, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई भी आज बढ़ा होता, एक्सिस बैंक बढ़ा। गिरने वालों में एचडीएफसी बैंक को तो ऐसा होगा जैसे किसी से दुश्मनी हो गई हो, नहीं समझे, दुश्मनी हो गई हो, ऐसा समझ नहीं रहा एचडीएफसी बैंक को क्या हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देख के आ सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। अब ये साला 90 काटने को तैयार था। ऐसा क्या इसके अंदर जिंदाबाजी निकलाई है। हालांकि आप कहोगे सर आप क्यों कह रहे हो कि 200 शेयर रहेगा, इसलिए भाई 200 शेयर नहीं है, 200 इसके आईडीएफसी फर्स्ट के भी तो मैंने करीबन 18-19 हज़ार शेयर खरीद रखे हैं, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, तो वो भी तो जाके 27,000 शेयर बन जाएंगे, कम थोड़ी होते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, इतने सारे शेयर इकट्ठे हो जाएंगे। एक इंडसइंड बैंक गिरा पड़ा था, चलो ठीक है यार, क्या बोल सकते हैं इंडसइंड बैंक का, तो आईसीआईसीआई बैंक वगैरह, मतलब सारे ही बैंकों में आज मरम्मत हो रही थी। अब देखो ना, इसकी तो लगातार जो है 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है, ये तो हर पैरामीटर पे वीक है। हालांकि इसकी खास बात कि इसने कोई गैप भी नहीं छोड़ा था। हाँ, अब इसने ऊपर का गैप छोड़ रखा है, ये फिल होना चाहिए, ये फिल हो ही जाएगा। ऊपर वाले गैप तो फिल होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बाजार हो या इंसान जाता तो ऊपर है, तो इंडेक्स भी ऊपर जाएगा ही जाएगा, फिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो खतरनाक निशान है ना 33.83 का, चीख के कह रहा है कि बाजार एक बार 30 के लेवल को काट सकता है, 20 की तरफ बढ़ सकता है, इसलिए इसमें और अभी गिरावट के चांस है। कैंडल इसकी आज फिर इंडिसिसिव डोजी बनी है, बॉडी छोटी, ऊपर नीचे वीक ज़्यादा, तो ये समझ नहीं पा रहा जाए तो जाए कहाँ, ये बस गाता रहेगा और समझ पाएगा नहीं क्या करूँ। हालांकि एमएसडी चार्ट पे हरा हिस्टोग्राम बना है जो थोड़ा सा बेरिश क्रॉसओवर को कमज़ोर होता हुआ दिखा रहा है। अब यहाँ पूरा कन्फ्यूजन है, 44,000 के लपेटे में बाजार बंद हुआ और 44,000 पे कॉल का और पुट का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, हाईएस्ट है, कॉल का पुट से ज़्यादा है, यानी कहीं ना कहीं 44,000 पे कॉल राइटर्स पुट राइटर्स को दबाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इसका पीसीआर देखेंगे तो ये थोड़ा सा ओवर सोल्ड जोन में 0.75, और मंथली वाला भी इसका 1 के नीचे आता जा रहा लगातार, यानी ये तो पूरे मंथ के लिए इस वक्त सूजा हुआ है। सूजन है, सूजन डार्लिंग जो सूजी हुई है, तो ये तो लग रहा है भाई आजकल सूजा हुआ है पूरी तरह से। अब आप कहेंगे सर आपने क्या किया, आज ज़्यादा कुछ नहीं किया, 2 नई पोजीशनें बनाई। वो ये 2 पोजीशनें मैंने उन शेयरों में बनाई है जिनमें बड़ा मैं कॉन्फिडेंट हूँ, जिनको मुझे डिलीवरियाँ लेनी है, पुट बेची है 2 शेयर की। एक मैंने स्क्वायर ऑफ कर ली, वो बंधन बैंक की बताई थी, उसमें मुनाफा वैसे ज़्यादा का हुआ है, एवरेज बेसिस 27-50 है। वो फीफो लगता है ना, पहले वाली पुट बिकेगी, पहले वाली पुट महंगी थी, दूसरी वाली पुट सस्ती थी, तो प्रॉफिट मेरे से डबल निकल के आएगा। तो फिर भी जो आया, मैंने ₹1.70 पे काटी थी, बाद में 101.40 की बिक गई, 30 पैसे और मिल सकते थे, यानी 750 रुपये। अब वो दुख तो होता ही है, कल मैंने 3 लॉट काट दिए थे निफ्टी टाटा मोटर के, रुक जाता उसमें 5,000 रुपये और मिलते। अब ऐसे मैं गिनता रहूँगा कि ये हो जाता, वो हो जाता, ये मिठाई मिल जाती, वो मिठाई मिल जाती, तो मैं दुखी होता रहूँगा। पर अपने ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, मंदी में भी कमा रहे हैं, तेज़ी में भी कमा रहे हैं, और क्या बच्चे की जान लोगे क्या, कुछ लोगों को भी कमाने के लिए मौका देना चाहिए। तो भैया इसी तरीके से मैं काम करता हूँ, इसके आपको वीडियोस देता हूँ, समझाता हूँ किस तरह से मैं अपनी चीज़ों को ट्रेड करता हूँ, कैसे मैं अपने ग्रीड पे कंट्रोल रखता हूँ, फियर पे कंट्रोल रखता हूँ, सिग्नल आने पर मैं अपनी पोजीशनें एडवांस में काट लेता हूँ। ये सब मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप शेयर मार्केट के रिस्क रिवॉर्ड को समझ पाएँ। मैं कोई इस तरह की बात नहीं कहता हूँ, ना ही मैं कभी रिकमेंडेशन देता हूँ आप खरीदो या बेचो। मैं स्टॉक्स डिस्कस करता हूँ, बातें करता हूँ, सब पर्पज़ होता है आपकी नॉलेज बढ़ाना। क्योंकि देखो, मैं कोई चीज़ पसंद कर रहा हूँ, मेरे पास किसी चीज़ के 20,000 शेयर मैं और भी ले रहा हूँ, भाई मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है। अगर मेरे पास मान लो कम पैसे हो तो मैं ना लेता उसको, मैं और दूसरे शेयर लेता। अब मैं तो फैलाना होता है ना, मुझे लार्ज कैप भी लेने हैं, मिड कैप भी लेने हैं, स्मॉल कैप भी लेने हैं, मुझे तो अपना पोर्टफोलियो फैलाना है। लार्ज कैप में देखो, मैं मैं अपने पोर्टफोलियो का आपको हल्का सा दृश्य बताता हूँ। देखो मेरे जो इन्वेस्टमेंट है,
किस तरीके से डिफरेंट। तो मैं अगर स्मॉल कैप ले रहा हूँ तो मुझे कोई डर नहीं है ना, क्योंकि मैंने अपना पोर्टफोलियो फैलाया है। मैं आपको इसे समझाता हूँ तो वो कैसे मैं बताता हूँ। एक पोर्टफोलियो के दर्शन बताता हूँ। इस पोर्टफोलियो के अंदर मैंने जो है लार्ज कैप में 49.14% पैसा लगाया हुआ है। ये अपना आ जाता है समरी के अंदर पोर्टफोलियो का डिटेल। मिड कैप में 21.45 लगाया हुआ, स्मॉल कैप में 15.92 लगाया हुआ। बढ़िया है ना। अब मैंने उसको फैलावट कर रखी। अब मैं स्मॉल कैप मिड कैप में पैसे लगा रहा हूँ तो कोई ऐसी बात नहीं है, 50% तो लार्ज कैप में भी लगे हुए हैं। तो इस तरह से हर आदमी का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। तो किसी को देख के कि कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी हो सकती है, आपके लिए जरूर थोड़ी अच्छी हो, और कोई चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है पर आपके लिए अच्छी हो, तो ये देखना पड़ता है। अब जैसे HDFC बैंक है, मेरे पास बहुत सारे हैं, 5-6 लॉट हो जाएंगे। एक लॉट भी लिया है, एक पुट बेच रखी है मैंने अभी 1600 की, वो भी इंदा मनी होती नजर आ रही है। तो मेरे पास तो काफ़ी सारे लॉट है, तो मैं शायद HDFC बैंक ना लेना चाहूँ। अब किसी बंदे के पास HDFC बैंक का एक भी शेयर नहीं तो उसके लिए तो HDFC बैंक अच्छा लगेगा, यार काफ़ी गिर गया। एक बात कह रहा हूँ, तो ये देखना पड़ता है कि आपका एक्सपोजर कितना है। ये सब चीज़ें ही मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। बैलेंस करना पड़ता है। तो चीज़ों को पहले समझ लो, सीखो, फिर अपना रिस्क एपेटाइट एवेल्युएट करो। अपने रिस्क एपेटाइट, अपने रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से अपने शेयर पोजीशन करो, ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो। मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, इन्वेस्टिंग भी करता हूँ, मैं मिक्स प्लान बना के चलता हूँ। तो यही सब बातें मैं नॉलेज बढ़ाने के लिए आपके साथ चर्चा करता हूँ। मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता आप फला शेयर खरीदो, फला शेयर बेचो, कोई मैं कभी कहता नहीं हूँ। जो थोड़ा बहुत काम करता हूँ उसके मैं दर्शन बता देता हूँ। तो अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, वीडियोज़ के द्वारा समझना चाहें, इलस्ट्रेशंस के द्वारा रिस्क देखना चाहें, खतरे को समझना चाहें, तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। 7011-323-077 7011-323-077 पे मेरी टीम को कॉल करिए, या यूट्यूब पे आप मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी स्टूडेंट बन सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाइए, तभी आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर पाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे खुलवाइए। कोई दिक्कत है मेरी टीम को कॉल करिए, पूरा सहयोग मिलेगा। प्लेटफॉर्म ओपन को यूज़ करने में कैसे ऑपरेट करते हैं, कई सारे मैंने लिंक दिए हुए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आए 7011-323-077 7011-323-077। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।